नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे रूस यूक्रेन जंग को लेकर के, जहां रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध एक ऐसी गुत्थी बना हुआ है जिसे सुलझाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी पसीने छूट गए हैं। उन्होंने खुद रूसी राष्ट्रपति से मिलकर मुलाकात की, अपने सबसे कुशल सलाहकार को डील के लिए रूस भेजा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की प्यार और फटकार दोनों से मनाकर देखा गया, लेकिन यह मसला जो है सुलझ ही नहीं पा रहा है। अब तक देखिए जो स्थिति है वो और ज्यादा बेहद क्रूशल बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब रूस और यूक्रेन के बीच जो करीब 4 साल से ही युद्ध चल रहा है, इसको लेकर के एक अच्छी खबर सामने आई है। रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष जारी है, अब वो समाप्ति की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। समाप्ति और पीस को लेकर के लगातार डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिशें हैं अब वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। रूस यूक्रेन में क्या युद्ध विराम होगा, डिटेल्स अब आपके सामने रख देते हैं। रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष खत्म होने की उम्मीदें अब जगती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, अब अमेरिकी शांति योजना पर 90% तक सहमति बन चुकी है और ये माना जा रहा है कि अब किसी भी वक्त जो है युद्ध विराम इसको लेकर हो भी सकता है। ट्रंप प्लान पर रूस ने अहम संकेत दिए हैं। ट्रंप ने जो यहाँ पर पैक्ट बनाया था पीस को लेकर के, अब उस पर यह माना जा रहा है कि 90% जो है अब पूरी तरीके से सहमति भी, मंजूरी भी मिल गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी अब नरम पड़ गए हैं और युद्ध की जो स्थिति है वो इस वक्त जो है बेहद क्रूशल जो बनती हुई नजर आ रही थी, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी सुलझते हुए, थोड़ी सी ठीक होते हुए उस ओर अग्रसर नजर आ रही है। रूस की ओर से कहा गया कि युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के शांति समझौतों पर बातचीत काफी अच्छी चल रही है। ये बातचीत ट्रंप प्रशासन की ओर से किए जा रहे शांति प्रयासों का हिस्सा है। इसके लिए हफ्ते की शुरुआत में बर्लिन में यूक्रेन और यूरोपीय अधिकारियों की बैठकें हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बातचीत को अच्छा भी बताया और अब आपको बताते हैं कि क्या है ये यूक्रेन रूस युद्ध को थमने का जो संकेत है वो क्या कुछ दर्शा रहा है। रूस यूक्रेन थमने के संकेत क्या मिल रहे हैं आपको बता दें। बर्लिन में अमेरिकी, यूरोपीय, नाटो देशों में बैठक हुई है। ये तमाम जो बैठकें हैं ये कहीं ना कहीं रखी इसलिए गई थी, इस पीस पैक्ट को कहीं ना कहीं लेकर के सहमति बनवाने के इरादे से इसको लेकर किया गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ घंटों बैठक चली, घंटों तक इसको लेकर चर्चा हुई, घंटों इसको लेकर विमर्श किया गया। बैठक में युद्ध खत्म करने के लिए समाधान पर चर्चा की गई। स्थायी समाधान क्या हो सकते हैं, रूस यूक्रेन की जो स्थिति है, संघर्ष को विराम देने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। यूरोपीय नेता यूक्रेन को पश्चिमी सुरक्षा गारंटी देने पर भी सहमत हुए हैं और साथ ही साथ अब आपको बता दें नाटो सदस्यता की महत्वाकांक्षा छोड़ने को ज़ेलेंस्की को भी तैयार करवा लिया गया है। यानी कि ज़ेलेंस्की पहले जैसे चाह रहे थे कि यूक्रेन जो है नाटो देशों में शामिल हो जाए, उनको तैयार करवा लिया गया है कि वो इस तरीके की जो जिद है उससे पीछे हटे। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी माना है कि शांति प्रक्रिया से जुड़े सबसे कठिन मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। इनमें इलाकों से जुड़ा विवाद, ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा का नियंत्रण और इसके साथ साथ यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग शामिल है। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि टर्की में पिछली बातचीत के बाद पकड़े गए सैनिकों और आम नागरिकों की वापसी संभव हुई थी। अगर इस बैठक में कैदियों की अदला बदली या कोई और समझौता होता है तो वो उसे मानेंगे जरूर। अमेरिका के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है। उधर रूस ने ये इंडिकेशन दिया है, ये संकेत दिया है कि यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने को नहीं रोकेगा, लेकिन उनकी भी कुछ शर्त है। रूस का कहना है कि लुहांस्क और डोनेस्क रूस को मिले हैं और युद्ध विराम अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी हो और यूक्रेन को नाटो की सदस्यता न दी जाए। इन प्रमुख मांगों के अलावा भी रूस ने युद्ध विराम के लिए कई अन्य शर्तें रखी है। अब आपको एक एक करके बता देते हैं अब भी क्या कुछ अनसुलझे जो मुद्दे हैं वो अब आपके सामने डिटेल्स के माध्यम से रख देते हैं। क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर के अब भी मतभेद देखने को मिल रहा है, यानी कि जो सीमा है वहां पर भी अभी भी तनाव बना हुआ है। उसको लेकर के अभी कोई भी स्थिति जो है स्पष्ट नहीं हो पाई है। ज़ैपोरिज़िया को लेकर के जो परमाणु ऊर्जा नियंत्रण है
वो कहीं ना कहीं अभी बड़े सवालों के घेरे में है। बड़े सवाल उसको लेकर खड़े हो रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ होता है, उसको लेकर के किस तरीके से जो दोनों ही देश है यूक्रेन और रशिया के बीच में कहीं ना कहीं समन्वय बनता है। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए फंडिंग का मुद्दा भी उठ रहा है। अभी यूक्रेन के विस्थापन को लेकर के भी जानकारी एकत्र की जा रही है। वहां पर किस तरीके से परेशानियां हुई, क्या कुछ खामियाजा भुगता गया, उसका पुनर्निर्माण किस तरीके से करवाया जाएगा, फंडिंग कौन करेगा, अब ये भी बड़ा सवाल। रूस की तरफ से भी कई शर्तें रखी गई है। दर्शकों, रूस की तरफ से ये शर्तें इसलिए रखी गई है ताकि युद्ध विराम हो सके, संघर्ष विराम हो सके। अब ये जो कुछ अनसुलझे मुद्दे हैं, इनको लेकर के दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधि है वो सामने आ रहे हैं और इसको लेकर के जो बातचीत है, राउंड द टेबल बातचीत के लिए भी तैयार हो रहा है। रूस के फरवरी 2022 के हमले के बाद ये लड़ाई जो है शुरू हुई थी। यूक्रेन में जारी युद्ध को अब 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। युद्ध समाप्त होने करने के लिए अमेरिका की ओर से फिलहाल कोशिशें हो रही है और मेरे पीछे आपको तस्वीरें जो नजर आ रही होगी वो युद्ध का जो भयानक मंजर है वो दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, इन सब के बीच आपको बताते हैं, आइए जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 सालों में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ घटनाक्रम रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध का पूरा आपको क्रोनोलॉजी के जरिए आप समझाते हैं कि पूरे चीजों को लेकर के किस तरीके से तस्वीर 4 साल के भीतर रहने वाली है, रही थी। 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होता है। फरवरी का महीना था, 24 तारीख, और 2022 साल था जब ये युद्ध शुरू हुआ। अब आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध में आगे टाइमलाइन पहुंचती है। यूक्रेन का रूस के साथ ये जो युद्ध है ये शुरू हो गया था 2022 वर्ष में। इसके बाद ये और ज्यादा भीषण होता हुआ नजर आया। 4 साल के भीतर युद्ध ने एक ऐसा रूप ले लिया जिसके बाद महाशक्तियों को सामने आना पड़ा। महाशक्तियों को लेकर के इसको लेकर चर्चा करनी पड़ी। जंग ने लाखों लोगों की जान ली, लाखों लोगों की जान इस जंग में गई और कई लोगों की मृत्यु हुई, कई लोग मारे गए, कई जवान, कई सैनिक जो बॉर्डर पर शहीद हुए। और ऐसे में अब देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के जो तस्वीर है, जो तनातनी है, जो संघर्ष है, वो 4 सालों से दर्शकों जारी है, निरंतर जारी है। हर रोज वहां पर हमले होते हैं रूस की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, वापस से फिर रिटेलिएट किया जाता है और लाखों लोगों की जान 4 सालों में जा चुकी है। और इसी के बाद जो है मानव अधिकार का मुद्दा भी उठा। यूएन भी इसको लेकर के बात सामने रखता हुआ नजर आया। शहर के शहर मलबे में तब्दील हो गए, शहर के शहर पता ही नहीं चला कहां चले गए, शहर के शहर जो है मलबे की तस्वीर लेते हुए नजर आए। अब दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई है लेकिन वो विफल रही है। कई दफा बात हुई है संघर्ष विराम को लेकर के, लेकिन कोई नतीजा दर्शकों सामने नहीं आया और कई दफा जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं बेअसर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुए 4 साल पूरे होने को है। जब जंग शुरू हुई थी तो माना जा रहा था कि छोटा देश यूक्रेन कुछ दिनों या हफ्तों में ही रूस के आगे घुटने टेक देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दर्शकों, दोनों ही देश लगातार एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। 4 साल से निरंतर ये जंग जारी है और जंग के बीच सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब ट्रंप ने दावा किया कि वो यूक्रेन युद्ध को जल्दी खत्म करा सकते हैं। अब ये क्रेडिट लेने वाली होड़, उन्हें नोबेल अवार्ड भी चाहिए। अब ऐसे में ये कहीं ना कहीं देखने को मिला कि वो क्रेडिट खाना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं, अमेरिका को इसका क्रेडिट दिलाना चाहते हैं। 2025 के आखिर में उन्होंने एक नई अमेरिकी शांति पहल को आगे बढ़ाने के लिए दूत भेज डाले। अब आप देखिए, अब तक युद्ध जारी है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन सुरक्षा गारंटी के बदले नाटो में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़ने पर सहमत हो गया है। अब वो कह रहा है कि नाटो में नहीं शामिल होंगे, अब स्थिति को सुलझा लिया जाए, संघर्ष विराम कर दिया जाए, लेकिन इलाके को लेकर के बातचीत अभी भी अटकी हुई है। जयपोर्जिया हमने आपको बताया, जो परमाणु परीक्षण को लेकर के भी तस्वीर सामने आई। रूसी सेना अभी भी यूक्रेन के लगभग 1/3 हिस्से पर कब्जा किए हुए है। अब रूसी सेना अगर ये जगह नहीं छोड़ती है, जो कब्जा है वो नहीं छोड़ती है, तो कहीं ना कहीं फिर से पेंच अटक सकता है और कीव जमीन छोड़ने से इनकार कर रहा है। यहां तक कि अमेरिकी डिप्लोमेट भी मानते हैं कि यूक्रेन पूरी तरीके से सीजफायर मौलिक जमीन के दावों को सुलझाने पर निर्भर करता है। यानी कि अगर रूस जो है, रूसी सेना जो है कब्जा छोड़ती है, तभी ये यूक्रेन और रूस के बीच में जो संघर्ष है ये रुक सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या कीव की तरफ से इस तरीके की कोई यहाँ पर कोशिश की जाएगी
क्या मॉस्को तालमेल बिठाने की कोशिश करेगा? क्या पुतिन जो है इसको लेकर के जो तस्वीर है वो बदल सकते हैं? अब इन तमाम चर्चाओं के बीच जो सबसे बड़ा अगर कहें विषय है वो ये है कि क्या अब आने वाले दिनों में संघर्ष विराम होने वाला है और क्या क्रेडिट ट्रंप को मिलने वाला है? इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा हम आज। बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। कर्नल शिवदान सिंह मेरे साथ कनेक्ट है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर मेरे साथ कनेक्ट है, साथ ही साथ कुणाल भट्टाचार्य सर मेरे को दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, और इस वक्त संजीव श्रीवास्तव सर भी मेरे साथ कनेक्ट है, विदेश मामलों के जानकार है। एक एक करके सबके पास आना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहला सवाल संजीव सर आज आपसे ही, क्योंकि अगर मैं कहूँ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात करूँ, ट्रंप ने तमाम दूतों को भेजा, रशिया भी भेजा, यूक्रेन भी भेजा, ग्राउंड रियलिटीज चेक करने को लेकर कहा वहां पर क्या स्थिति है, लेकिन एक बीच का रास्ता मिडिल वे निकालने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ माइंडसेट ट्रंप का है, वो क्रेडिट लेना चाहते हैं युद्ध विराम का, और वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं दूसरा देश, या मैं सीधे स्पष्ट तौर पर कहूं भारत इसमें अगर पहल कर देता है तो ऐसा माना जा रहा है कि 50% तो ये रुक ही गया है, और अगर भारत उससे पहले कर लेता है तो अमेरिका की शक्तियों पर सवाल खड़ा होगा कि सुपर पावर ने ये कोशिश क्यों नहीं की। तो ऐसे में क्या ये क्रेडिट लेने की होड़ है ट्रंप साहब की? सबसे पहले रितु जी आपको और हमारे सारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट को, आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, ये जो रशिया यूक्रेन के युद्ध को, जो कि अब लगभग 4 वर्षों का होने जा रहा है, फरवरी में 4 वर्ष हो जाएंगे, उसको शांत कराने के, उसको सीज फायर को कराने के, एक पीस डील को कराने के जो प्रयास हैं वो लगातार चल रहे हैं। और जो अभी तक रिपोर्ट्स मैं देख रहा था, ये इसमें काफ़ी अच्छे और सकारात्मक संकेत अब मिलने शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से अभी बर्लिन में यूक्रेन और यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में जो बातचीत हुई, फिर उसके बाद रशिया के जो एनवॉय हैं उनकी मुलाकात मियामी में स्टीव विटकॉफ, जो यूएस के साइड से इस मामले के चीफ नेगोशिएटर हैं, और जॉर्ज कुशनर के साथ जो मियामी में बैठक हुई है, जो बातचीत हुई है। और उसके बाद वो अब रशियन एनवॉय दिमित्रियेव अब रशिया लौटेंगे और वो अपनी ब्रीफिंग राष्ट्रपति पुतिन को और रशियन एस्टेब्लिशमेंट को देंगे। तो उसके बाद देखते हैं अब रशिया का क्या रिस्पांस होता है। लेकिन इस तरीके की भी एक प्रस्ताव है कि अब चूंकि महाशक्तियां अमेरिका और रशिया डायरेक्टली बातचीत कर रहे हैं, उसमें यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स को भी इस बातचीत में रखा जाए, और एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ यूएस, रशिया और यूक्रेन, इनके बीच में एक ट्राइलेटरल बैठक होने की भी संभावना है। और देखिए रितु जी, जैसा कि मैं डे वन से कहता रहा हूं कि ये जो युद्ध है ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है, और महाशक्तियों ने इसे यूरोपियन थिएटर में लड़ा है, यूक्रेन को बैटल ग्राउंड बनाया है, और यूक्रेन के सैनिकों के कंधों पर रख करके बंदूकें चलाई गई। ये बात अपनी जगह सच है, लेकिन अब महाशक्तियां इस युद्ध को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं, ये बात भी स्पष्ट रूप से दिखती है। और चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, यूक्रेन भी जाहिर है कि इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता, और कोई भी जो वॉर है वो एंडलेस नहीं हो सकती। तो इसका जो समाधान अब निकलने की जो संभावना है वो बन रही है। लेकिन जैसा कि आपने सवाल किया, जहां तक क्रेडिट लेने की बात है, तो देखिए क्रेडिट लेना, मुझे नहीं लगता कि इसका क्रेडिट अगर सीज फायर होता है तो किसी एक व्यक्ति को दिया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर प्रयास किए, और मैं ये अवश्य कहूंगा कि उनके जो प्रयास हैं सबसे बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ही वो वैसे पहले नेता थे कि जिन्होंने इस युद्ध को, अमेरिका के साइड से अगर कहूं तो अमेरिका के सर्कल्स में, तो वो पहले ऐसे नेता थे कि जिन्होंने इसको युद्ध को शांत कराने की बात कही। अपने कैंपेन ट्रेल में वो कहा करते थे ये ब्लड शेड बंद होना चाहिए, ये जो इस तरीके का टैक्स पेयर्स का, अमेरिका का मनी जो यूक्रेन में बहाया जा रहा है उसको बंद होना चाहिए, और यदि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया तो मैं इस युद्ध को 24 घंटे के अंदर शांत करा लूंगा। इस तरीके की बातें वो कहा करते थे, जो कि एक बड़ा परिवर्तन था। क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यकाल के दौरान, रितु जी, जिनके समय में ये युद्ध शुरू हुआ था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोच था वो जरा भी, कभी भी वो इस तरीके की बात नहीं किया करते थे कि वो युद्ध को शांत कराएंगे। उनका ये था कि क्योंकि रशिया ने नाटो को चैलेंज किया है, इसलिए नाटो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, और देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें एक टर्मिनोलॉजी जो सामने आई है और एक
सहमति के तौर पर अगर मैं कहूँ, अभी यूक्रेन एग्री कर रहा है कि नाटो देशों में शामिल ना हो तो भी चलेगा। जो लड़ाई का एक बेसिस कोर था वो ही अब कहीं ना कहीं नलिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन जिस मांग के साथ सामने आया था, ये जंग जिस बेसिस पर छिड़ी थी, वो अब जंग का जो मेन मोटिव है, जो मेन कोर जो कहे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो ही कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है संजीव सर। मैं इसको लेकर के यूके देवनाथ सर से समझना चाहूंगी। यूके देवनाथ सर, ये जो हम बार बार बात करते हैं, 2022 में जब ये जंग शुरू हुई उस दौरान सबसे प्रबल तौर पर यह बात सामने आई थी कि यूक्रेन की कोशिश है नाटो देशों में शामिल हो जाना। लेकिन अब अगर पीस पैक्ट के जरिए, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो, ट्रंप साहब लेकर आए पीस पैक्ट, या किसी भी अन्य पीस पैक्ट पर बात होकर के ये संघर्ष विराम हो जाता है, मेरा सवाल इस नाटो देश की सदस्यता को लेकर के है। यूक्रेन इतनी जल्दी एग्री कैसे हो गया? जेलेंस्की की मजबूरी है कि उनको ये युद्ध लड़ना पड़ा। हुआ ये कि जेलेंस्की को यूक्रेन की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके तहत शुरुआती दिन से, इस युद्ध के पहले से ही, जो पूर्वी यूक्रेन है, ईस्टर्न डॉनबास, वहां पर जो रशियन मूल के लोग हैं उन पर दमन करना पड़ा। जैसे पूर्वी यूरोप में एक बड़ी तादाद में रशियन मूल के लोग रहते हैं, ज़ैपोरिज़िया, दोनेत्स्क, लुहांस्क, खैरसॉन, इन पर बड़ी तादाद में रशियन मूल के लोग रहते हैं, रशियन भाषा में बात करते हैं। तो होता ये था कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स में जब जेलेंस्की को पावर में आना पड़ा तो उन्होंने इन रशियन मूल के लोगों के खिलाफ एक मुहिम चलाई। इससे जो पश्चिमी यूक्रेन है, लवीव वाला एरिया है, और जो मध्य यूक्रेन है यानी कीव का जो एरिया है, वहां पर जेलेंस्की को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली, वोट भी मिले, वो सत्ता में आ गए। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव ये पड़ा कि रूस इससे नाराज हो गया। और रूस जो था, जो कि 1992 से यूक्रेन जब से आजाद हुआ है तब से रूस कोशिश कर रहा था कि ठीक है, यूक्रेन आजाद हुआ तो ठीक है, लेकिन किसी तरह से उसके साथ एक तटस्थ भूमिका, न्यूट्रल रोल अदा करे। रूस ने डिसाइड कर लिया कि अब क्योंकि जेलेंस्की के नेतृत्व में रशियन मूल के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो रूस ने आस्ते आस्ते यूक्रेन की राजनीति में पैंठ बढ़ाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। जब राष्ट्रपति पुतिन को मौका मिला 2014-2015 में, तो उन्होंने आस्ते आस्ते जो यूक्रेन की आंतरिक राजनीति है उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो ये शुरुआती दौर में ये तनाव चालू हुआ। अब जेलेंस्की ने 10 साल पहले किया, पुतिन को काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा कि वह नेटो ज्वाइन कर लेंगे। इससे नेटो के देश, खासतौर से अमेरिका, बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि नेटो का विस्तार अब पूरब की तरफ हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही रशिया को ये लगा कि अब यूक्रेन नेटो ज्वाइन करने वाला है, तो रूस को लगा कि अगर यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर लेता है, रूस का जो अंडर बेली है, रूस का जहां सॉफ्ट पेट है ब्लैक सी की तरफ, वो जो है एक्सपोज हो जाएगा। राइट। ये पुतिन को और क्रेमलिन को कतई पसंद नहीं था। ठीक है, यानी कि ये जो लड़ाई है ये जमीनी ज्यादा नजर आ रही है रेदर देन एक सदस्यता को लेकर के। अगर मैं बात करूं नेटो में सदस्य बन जाता यूक्रेन, इससे कोई तकलीफ मुझे नहीं लगता कि रूस जैसे महाशक्ति को होती, लेकिन ये जमीनी तौर पर अगर मैं कहूं एक जंग के तौर पर इसलिए उभरी क्योंकि वहां पर विस्तारवाद जो है रशिया चाहता था अपनी जमीन को बढ़ाना, लेकिन वो कहीं ना कहीं हो नहीं पाया। और अगर नेटो देश में शामिल हो जाता यूक्रेन तो कहीं ना कहीं और ज्यादा अड़चनें इसको लेकर खड़ी हो सकती थी। कुणाल भट्टाचार्य सर और शिवदान सर मेरे साथ कनेक्ट है। शिवदान सर, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि ट्रंप ने राजदूत तो भेज दिए, अपने दूत तो भेज दिए, अब दोनों देशों में चाहे यूक्रेन हो रशिया हो एक बीच का रास्ता निकालने की बात हो रही है, लेकिन अब क्या आप मान रहे हैं कि ट्रंप की जो पहल है क्या वो रंग लाएगी, क्या वो सफल होगी? देखिए, इसमें सफल होने का एक कारण मैं बता रहा हूं आपको कि यूक्रेन इतना बर्बाद हो चुका है कि केवल अब वो एक ढांचा रह गया है
जिसके कंधे पर रख के नाटो देश जो है अपना युद्ध लड़ रहे हैं। एक प्रकार से तीसरा युद्ध हो चुका है ये दुनिया का, क्योंकि इस विश्व युद्ध में यूक्रेन खाली एक दिखावा था, बाकी पूरे नाटो देश जो थे, यूरोपियन देश जो थे, वो यूक्रेन के द्वारा रूस से लड़ रहे थे। जैसा कि आपको विदित है, रूस पहले एक महाशक्ति का वो था, यूएसएसआर जो था महाशक्ति था, और यूक्रेन भी महाशक्ति का, रूस का हिस्सा था। और अब उस महाशक्ति को दोबारा से उसकी जगह दिखाने के लिए पूरे नेटो देशों ने, पूरे यूरोपीय देशों ने, अमेरिका ने मिलकर के इसको बैटल ग्राउंड बनाया और इसके द्वारा युद्ध लड़ा गया। पर मैं ये कहूंगा कि ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ये कि एक गलत सोच थी, जिसके द्वारा उसने अपने देश को आज बर्बादी के रास्ते पहुंचा दिया। यूक्रेन इतना बर्बाद हो चुका है कि उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने में अगले 30 से 35 साल लग सकते हैं। और जो उसकी जो जनसंख्या है, जो उसका विस्थापन हुआ है, 5 से 6 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, काफी तादाद में वहां की जनसंख्या मारी जा चुकी है, और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट नहीं बचा है। वहां पर शहर के शहर तबाह हो चुके हैं, वहां पर जितने भी उसके मोड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं वो सब तबाह हो चुके हैं, पावर स्टेशंस तबाह हो चुके हैं। तो एक प्रकार से यूक्रेन जो है एक ढांचा रह गया है, अब उसको दोबारा ह्यूमन बीइंग के लिविंग के लिए कम से कम 30 से 35 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए यानी कि बहुत बैकलैश जेलेंस्की ने झेल लिया है, बहुत ज्यादा यूक्रेन जो है इस जंग की वजह से पिछड़ गया है। जेलेंस्की का, हाँ, ये जेलेंस्की का अपना क्रिएशन है। ओके, आप इसे जेलेंस्की का क्रिएशन बता रहे हैं। ये युद्ध आपने थर्ड वर्ल्ड वॉर के तौर पर भी पेश कर दिया कि अंडर द टेबल इसे थर्ड वर्ल्ड वॉर के तौर पर ले भी लेना चाहिए, क्योंकि सारी महाशक्तियां तो आई गई थी, लड़ाई में कूदी गई थी। अब कुणाल भट्टाचार्य सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जब 2022 में ये युद्ध शुरू हुआ तब ये माना जा रहा था कि रशिया, क्योंकि जितना अगर मैं कहूँ वहाँ पर शक्ति है सेना के तौर पर या आर्म्स के तौर पर, पुतिन जितने स्ट्रॉन्ग फोर्स के तौर पर उभरते हैं, उसके सामने यूक्रेन कहीं नहीं टिकेगा, ये बात सामने आ रही थी। यूक्रेन इज नॉट केपेबल टू फाइट विद रशिया, ये कई दफा चर्चाओं का विषय बना था 2022 के दौरान। लेकिन हैट्स ऑफ है यूक्रेन को, 4 साल तक युद्ध चला है। बेशक से बहुत बैकलैश लिया जेलेंस्की ने, बहुत इसको लेकर के उनको कहीं ना कहीं विरोध का सामना देश के भीतर भी करना पड़ा। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने ही, जैसे भी शिवदान सर कह रहे हैं, कि क्रिएट किया है। लेकिन ये तो हमने भी देखा कि यूक्रेन ने कहीं से भी छोड़ा भी नहीं है, वापस जवाब भी दिया है, रिटेलिएट भी किया है और अभी तक कर रहा है। रितु जी, आपका ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया, ये थोड़ा मेरा चिंता से अलग है। अच्छा, ये जेलेंस्की का फाइट नहीं है, ये नेटो फोर्स का, अमेरिका का फाइट है, ओके, डीप स्टेट का फाइट है। ठीक है। जेलेंस्की एक पपेट है, जो स्वोबोदा पार्टी था यूक्रेन में, और ओलेग ताइहान वो करके एक नेशनलिस्ट लीडर था। ही वाज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ नेटो एंड यूरोपियन स्टेट्स, वो नेशनल पार्टी था। एंड आपको मालूम है यूक्रेन रिचेस्ट कंट्री था यूरोप का, वो ग्रेनरी ऑफ यूरोप था, गेहूं वहां पे सबसे ज्यादा बनता था, न्यूक्लियर पावर प्लांट उसमें है, इंडिया में जितने रशियन वेपन है, टैंक है, व्हीकल है, सब यूक्रेन में बनता था। सो यूक्रेन वाज द मेन लुक्रेटिव कंट्री इन यूरोप। तो उसको कब्जा करने के लिए ये डीप स्टेट का कहानी है। जेलेंस्की एक जोकर है, जो क्या पेपर में आया है, ही हैज नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड। तो उसको सामने रख के ये नेटो फोर्स का, जो सिद्धांत साहब ने बताया, ये नेटो फोर्स का लड़ाई था, और नेटो बना रहा था जे हम रशिया के एकदम नजदीक चले जाएंगे। रशिया इनिशियली उसको अपोज किया था, जे नेटो नहीं होगा। अभी जेलेंस्की इज fighting the European battle. Zelensky was not fighting Ukrainian battle. यूक्रेन के साथ तो कुछ है ही नहीं, यूक्रेन को फाइट करने का कोई कारण भी नहीं था।